नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, वहीं 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसी को लेकर सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अयोध्या का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वर्ष के अंत तक समाजवादी पार्टी ने अनेक रोड़े अटकाने के कार्य किए। लोग मुझसे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हो क्या गया कि एयरपोर्ट भी नहीं बनने देना चाहते। मैंने कहा देखो, समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा सोच ही नहीं सकते। इनकी सोच आतंकवादियों के प्रति होती है, अपराधियों के प्रति होती है, विकास में रोड़ा अटकाने वालों के साथ होती है, अराजकता फैलाने वालों के साथ में होती है। ये तो विकास के हर पग पग पर रोड़ा अटकाएंगे ही। उनका काम है रोड़ा अटकाना, हमारा काम है उस बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्रशस्त कर लेना। आज अयोध्या का एयरपोर्ट भाइयों बहनों इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की एक होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब ये देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया, वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांगजनों को, 12,678 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बगनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया और भाइयों बहनों, कान्हा उपवन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। इस बीच आज धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाया। साथ ही पहलवानों के केस की याचिका को बंद कर दिया गया है।
वहीं कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज की गई है और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हमने इस स्तर पर कार्रवाई बंद कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते तो वे मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बजरंग पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे रेसलर से मिलने जा रही गीता फोगाट को भी रोकने की कोशिश की गई है, जिसके चलते गीता ने एक वीडियो ट्वीट कर शेयर किया और लिखा कि दिल्ली पुलिस मनमानी कर रही है, मुझे जंतर मंतर पर मेरे भाई बहनों से मिलने जाने के लिए भी रोक दिया गया है। वहीं पुलिस कह रही है कि दो ही रास्ते हैं, या तो अपने घर वापस जाओ या फिर पुलिस के घर चलो। सब दिन राम भाई, एक अपने जो कल गोपाल राय जी आए थे, जो आपके मंत्री हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं, हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे, लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए और इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद। सब दिन जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में बीजेपी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल पर बुधवार की आधी रात में उस समय बवाल हो गया जब पहलवान सोने की तैयारी कर रहे थे। यह पहलवानों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। पहलवानों ने पुलिस पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं पहलवानों का कहना है कि बारिश के चलते धरने की जगह पर पानी भर गया था, जिसके चलते उन्होंने फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे लाने नहीं दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ खिलाड़ियों पर हमला किया। इसमें दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर में चोट आई है। बवाल के बाद आज पहलवानों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती है और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो हम सरकार को अपना मेडल वापस कर देंगे। ऐसे मेडल का हम क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सरकार या विपक्ष के खिलाफ नहीं है, ये बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। पहलवानों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की है और महिला पहलवानों से अभद्रता की है और अपने साथ हुई अभद्रता के बारे में बताते हुए महिला पहलवान विनेश फोगाट रो पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो हमें मार डालो। क्या हमने यह दिन देखने के लिए देश के लिए पदक जीते हैं? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर पीएम मोदी अब चुप क्यों हैं? आखिर वे कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाड़ी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय की आस में। पर आस उन्होंने किससे लगाई है? उस सरकार से जिसके अंदर की नैतिकता और मर्यादा पूरी तरह से मर चुकी है। असलियत तो यह है कि कल शाम को जो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ हुआ वो भयावह है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी, महिला खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां दी गई, वहां पर हाथापाई की गई, लाठियां चलाई गई। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से यह कह दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कह देंगे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो यह सब बातें 2021 से पता है, क्योंकि विनेश फोगट ने, जिनको वो घर की लड़की कहते हैं, उसने जाके खुद इनको बताई है। और अब ये भयावह स्थिति देखकर भी आप चुप बने बैठे रहिएगा मोदी जी? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुप्पी तोड़िएगा और किस मुंह से आप कर्नाटका आकर यहां पर नारी शक्ति की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में
बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। मैं पहली बात करना चाहती हूं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह की दिल्ली पुलिस की असलियत यह है कि उन्होंने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया। और अब अमित शाह की ही दिल्ली पुलिस ने कल महिला खिलाड़ियों के साथ और अन्य वहां पर खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी है, बदतमीजी करी है और उनके साथ अन्याय किया है। करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाड़ी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनने पर बजरंग दल को बैन करने का ऐलान किया है। इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नीतीश कुमार सरकार को करारा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रबी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वहीं जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। पिछले 3 दिनों से ये पटना हाईकोर्ट में इस मामले में बहस चल रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं हो जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वहीं बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और इस मई तक पूरा किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। देखिए, अब जजमेंट आएगा तो क्या आदेश है एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं है, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। सहभागी थे उस समय एनडीए सरकार की कैबिनेट ने जातीय गणना का निर्णय लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने इस पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से नहीं रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। आप लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मुझे लगता है कि जातीय गणना के बारे में इनकी ही मंशा गड़बड़ थी। एनडीए सरकार ने तो निर्णय ली थी कि हम जातीय गणना कराएंगे। आप लोग सहमत थे कि जातीय जनगणना हो? निश्चित तौर पर हम लोग सरकार में सहभागी थे और हमारी कैबिनेट ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को गुरुवार को मेरठ एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने यह कार्रवाई मेरठ जिले में ही की है। बताया जा रहा है कि अनिल 10 अप्रैल को ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में था।
वहीं अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था। वह ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला था। उसने नोएडा से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद एक एक करके बड़े क्राइम करता चलता रहा। अभी तक ही जानकारी के मुताबिक अनिल के खिलाफ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 62 मुकदमे दर्ज थे। बताया ये भी जा रहा है कि इनमें से सिर्फ हत्या के ही 18 मुकदमे थे। साल 2021 में अनिल ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक शादी के दौरान शूट आउट किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एसटीएफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश ने पूरे मामले की जानकारी दी है। अभी थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। अभी थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को ये कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया है। पवार ने मुंबई में यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण का विमोचन करने के अवसर पर 1999 में स्वयं स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। इस पर विरोध जताते हुए एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्हें मनाने की कोशिश अब जारी है। वहीं शरद पवार ने आज एनसीपी के नाराज नेताओं से मुलाकात की। पार्टी प्रमुख के रूप में इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके विरोध के बीच शरद पवार ने राकांपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये संकेत देने की भी कोशिश की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। पवार के इस कथन से इस बात के भी कयास लगने शुरू हो गए कि वरिष्ठ नेता अपने इस्तीफा वापस ले सकते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पवार ने कहा कि अगले 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा कि कमेटी जो भी फैसला करेगी उसका सम्मान किया जाएगा। तो वहीं मणिपुर में बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। इसके बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। आर्मी और असम राइफल्स तैनात कर दी गई है। वहीं 7,500 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। बीरेन सिंह ने आज सुबह एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें डिमांड की जा रही थी कि गैर आदिवासी में 23 समुदाय को शेड्यूल ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। तो वहीं केजरीवाल से कहा गया था कि बहुत साधारण जिंदगी बिताऊंगा और कुछ नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने खुद के लिए 7 स्टार सुविधाएं बनाने का काम किया है। इन्होंने ऐसे समय पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जब एक रुपया बचाने की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है, और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको 2 बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन। तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर यह सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, जो पूरे देश की जरूरत थी।
कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन। केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, और उसको कहां व्यवस्थित ढंग से बांटना है, करना है, उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहां उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग, गंगाराम अस्पताल, बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीजें चाहिए थी, और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज गोवा में होने वाली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। कहा है, इस बैठक में भाग लेने का मेरा फैसला ये बताता है कि पाकिस्तान एससीओ को कितनी अहमियत देता है। मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ चर्चा के लिए तत्पर हूँ। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूं, जहां मैं पाकिस्तान। तो वहीं भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे 2 जून को पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। अजय बंगा का जन्म पुणे में 10 नवंबर 1959 में हुआ था। उनके पिता हरभजन सिंह बंगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने जालंधर और शिमला से स्कूलिंग की है। वहीं ड्यू से ग्रेजुएशन किया है और IIM अहमदाबाद से MBA किया है। आपको बताते चले कि 2016 में भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित कर चुकी है। वहीं मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं। बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।